नमस्कार। एसोशियो शास्त्र में पुनः स्वागत है। समाज शास्त्र जो हमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक तरीके से समझने में सहायता करता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह वीडियो इसी प्रश्न का प्रत्युत्तर है। संक्षेप में कहें तो समाज शास्त्र की उत्पत्ति आधुनिकता की प्रक्रिया के साथ आरंभ होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि आधुनिकता क्या है। यूरोप में 1800 के लगभग आधुनिकता का जन्म होता है। इस जटिल अवधारणा को जॉर्ज रिट्जर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी में बहुत सरलता से 3 बिंदुओं में समझाया है। पहला, आधुनिकता सोचने विचारने की नवीन अथवा विशिष्ट प्रक्रिया है। दूसरा, यह परंपराओं की विपक्षी प्रक्रिया है। तथा तीसरा, यह एक तुलनात्मक प्रक्रिया है। खैर, अब वापस आते हैं समाज शास्त्र की उत्पत्ति पर। आइए समय में पीछे चलते हैं 14वीं 15वीं शताब्दी में। न वैश्वीकरण था, न आधुनिकीकरण था, न पर्याप्त संचार व यातायात के साधन थे, न ही मोबाइल और इंटरनेट था। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ऐसा समय जब दर्शन से अलग होकर विज्ञान अपने अस्तित्व को तलाश रहा था। विज्ञान और तर्क के परे घटनाओं एवं समस्याओं को दर्शन तथा ईश्वरीय नजरिए से देखा जाता था। मानव की प्रत्येक गतिविधि को ईश्वर की देन समझा जाता था। ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर चर्च तथा उनके प्रमुख पादरी का आदेश ही प्रमुख था। इसे अंधकार का युग कहा गया, जब विचारों को परिवर्तित करना अपराध माना जाता था। उसे ईश्वर की अवहेलना समझ जाता था। आम लोगों का शोषण चरम पर था। चर्च तथा राज्य मनमाने ढंग से नियम बनाता था, कर वसूलता था, शोषण करता था और अधिकतम संसाधनों पर अपना अधिकार रखता था। अब परिवर्तन के कारकों की बात करते हैं। समाज शास्त्र की उत्पत्ति में प्रमुख रूप से 3 कारकों को चिह्नित किया जा सकता है: ऐतिहासिक कारक, बौद्धिक कारक तथा सामाजिक कारक। ऐतिहासिक कारक में प्रमुख रूप से 2 क्रांतियों को शामिल किया जा सकता है। पहली वैज्ञानिक क्रांति तथा दूसरी व्यापारिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति या रेनेसा। शाब्दिक अर्थ के रूप में हम इसे पुनर्जन्मी या पुनर्जागरण कह सकते हैं। धार्मिक और कट्टरपंथी विचारों की चुनौती के रूप में इस क्रांति का जन्म 13वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय चर्च जीवन पश्चात की बात करता था, यानी आज ईश्वर और चर्च के लिए जितनी श्रद्धा व सेवा करेंगे, मरने के बाद का जीवन उतना ही अच्छा होगा। वहीं रेनेसा ने बताया कि मृत्यु के बाद की कोई दुनिया नहीं होती है, जो कुछ है वो यही है। रेनेसा धर्म के स्थान पर लौकिक वैचारिकी की बात करता है। वैज्ञानिक आविष्कारों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ होता है। कोपरनिकस, गैलीलियो, विलियम हार्वे, जेम्स वॉट, थॉमस एल्वा एडिसन, न्यूटन आदि एक एक कर आविष्कार करते गए। धीरे धीरे मानव ने ईश्वर के इतर विज्ञान की शक्ति एवं सत्ता को स्वीकारना और प्राथमिकता देना शुरू किया। दूसरी ओर सिल्क, मसालों व अन्य वस्तुओं की खोज से व्यापारिक क्रांति भी 14वीं 15वीं शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी। समुद्री मार्ग से व्यापार के नवीन मार्ग तलाशे गए। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि अन्य समुदायों और समाजों से संपर्क भी बने। इस संपर्क ने सांस्कृतिक प्रसार किया, विचारों का आदान प्रदान हुआ तथा लोगों को अलग अलग कानून, दंड और शोषण के व्यवहार एवं निवारण की जानकारी हुई। इसके बाद बौद्धिक कारक, जिसे प्रबोधन युग के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान अनेक आलेख लिखे गए, संगोष्ठियां आयोजित हुई, जिसने यूरोप में एक नए बौद्धिक आंदोलन को जन्म दिया। इस युग का प्रमुख तर्क यह था कि मानव अपने प्रयासों व बुद्धिमत्ता से ही अपनी दीनहीन दशा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, न कि किसी राजा अथवा ईश्वरीय कृपा से। अंत में सामाजिक कारक, जहां 2 प्रमुख क्रांतियों को शामिल किया जा सकता है: औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति। कपास खनन और परिवहन के क्षेत्र से 1760 में औद्योगिक क्रांति आरंभ होती है। इसने कृषि का मशीनीकरण किया, टेक्सटाइल उद्योग, विनिर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन किया। इस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य से संचालित यह क्रांति ने अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी की विचारधारा पर आधारित थी। इसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। आइए पहले फ्रांस की परिस्थितियों को समझ लें। उस समय फ्रांस में समाज के विभाजन को 3 प्रमुख वर्गों के रूप में देखा जा सकता है: पहला चर्च, दूसरा राजा महाराजा और तीसरा सामान्य जन। इसमें बहुसंख्यक सामान्य लोग थे,
जो टैक्स देते थे, नियम कानून का पालन करते थे और शोषित थे। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग में चर्च और राजा महाराजा थे, जिनका अधिकतम संसाधनों का नियंत्रण था। वे सुख सुविधाओं का लाभ उठाते थे। उस समय बोरबन राजवंश के राजा लुई 16वां का शासन था तथा अकाल व भुखमरी के दौरान वह अपनी जनता की मदद करने में असफल रहा। जनता भूखों मर रही थी तथा राजवंश परिवार के सदस्य और उसके कर्मचारी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन परिस्थितियों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्य के साथ फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। ये क्रांति समानतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी। इस प्रकार से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और बौद्धिक क्रांतियां होने लगी। इन क्रांतियों और आंदोलनों ने यूरोपीय समाज में व्यापक बदलाव किए। इसमें 3 बड़े और प्रमुख बदलाव उभर कर आए। सामंतवादी समाज के स्थान पर औद्योगिक समाज का जन्म, राजशाही व्यवस्था के स्थान पर उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना और मध्य वर्ग का उदय। इन बदलावों ने भीषण समस्याओं को उत्पन्न किया। औद्योगिकरण में श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। अधिक श्रम के बदले काम पारिश्रमिक देना, पर्याप्त सुविधाएं नहीं देना। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों में असंतोष आने लगा। उद्योग धंधों के लिए लोग गांवों से निकलकर नगरों में बसने लगे। नगरीकरण प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवार चलन में आ गए। इसने अलग प्रकार की समस्या को जन्म दिया। घरेलू हिंसा, तलाक, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा में कमी, धार्मिक विश्वास की कमी। औद्योगिकरण ने पूर्ण निर्धनता को जन्म दिया। इसके पूर्व निर्धनता को सापेक्षिक तौर पर देखा जाता था। इसके अलावा नगरों में चोरी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं घटने लगीं। इसके बाद उदारवादी लोकतंत्र ने नेतृत्व संबंधी चिंता को जन्म दिया। क्या चुना हुआ नेता सही होगा? वह विकास करेगा अथवा नहीं? अच्छे दिन। वाह। इस तरह से लोकतंत्र ने नई समस्या को जन्म दिया। तीसरी बड़ी समस्या आई, मध्य वर्ग का उदय। इसके पहले 2 ही वर्ग थे, उच्च और निम्न। यह एक नया वर्ग सामने आया, व्यापारी, मैनेजर, इंजीनियर, मैकेनिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि। मध्य वर्ग हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है ताकि वह उच्च वर्ग जैसा बन सके। इसमें अपार आकांक्षाएं होती हैं। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करता है। इस मध्य वर्ग ने नवीन संरचनात्मक परिवर्तन को जन्म दिया। इस लंबी यात्रा में हमने देखा कि आधुनिकता के जन्म ने कई बदलाव किए। उन बदलावों से समस्याएं उत्पन्न हुई। अब दिक्कत ये आई कि इन समस्याओं को समझने के लिए कोई विशिष्ट व व्यवस्थित विषय नहीं था। ऐसे विषय की आवश्यकता थी जो इन परिवर्तनों को समझ सके, व्याख्यायित कर सके, उनका समाधान प्रस्तुत कर सके और साथ ही परिवर्तनों का पूर्वानुमान भी लगा सके। इस प्रकार से समाजशास्त्र का जन्म 1838 में होता है। समाजशास्त्र के जन्म की यात्रा कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समाजशास्त्र पर अपने विचार कमेंट करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।